Okay, students, let us start with our next property. It says if f is an integrable function on closed interval ab and c is any real number, then cf is also integrable on closed interval ab and integral of cf from a to b is c times integral of f. Right? ये चीजें ऑलरेडी हम बहुत बार यूज करते ही हैं, लेकिन लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट नाउ. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, c क्योंकि रियल नंबर है तो c कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो हम सबसे पहले c इक्वल टू जीरो का केस अलग कर लेंगे. अगर c जीरो हो गया तो cf जीरो हो जाएगा. cf जीरो होने का मतलब इट विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल. तो इसलिए उस केस में तो हमारे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, cf इज इंटीग्रेबल. अब हम दूसरा केस लेंगे. लेट अस सपोज c इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो सबसे पहले ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि हमने इसको लिखना कैसे है. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक पार्टीशन p. p पार्टीशन में क्या पॉइंट्स हैं? a इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन. xn इज इक्वल टू b ऑफ क्लोज इंटरवल ab. हमने क्या कंसिडर कर लिए? पार्टीशन. ठीक है. इसमें rth सब इंटरवल क्या लिख लिया हमने? xr माइनस 1 से xr फॉर एवरी r लाइंग बिटवीन 1 एंड n. डेल्टा r सब इंटरवल की लेंथ होती है और वो कितनी हुई? xr माइनस 1. ठीक है. अब देखो मेरे पास दो फंक्शंस हैं जिनको मैं कंपेयर करूंगी. एक फंक्शन हमारा f है और दूसरा फंक्शन क्या है? cf. राइट. दोनों के हम यहाँ पर बाउंड्स लिखेंगे, f के भी और cf के भी. f के बाउंड्स को हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल mr और कैपिटल mr. स्मॉल mr is greatest lower bound of f on rth sub interval and capital mr is least upper bound of f on rth sub interval. और cf फंक्शन के बाउंड्स इसी तरह से हम क्या अज्यूम करेंगे? स्मॉल mr डैश एंड कैपिटल mr डैश. They are greatest lower bound and least upper bound respectively of cf function on rth sub interval. ठीक. अब इस रिजल्ट को तुमने आगे ध्यान से समझना है. हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो c पॉजिटिव होगा और या फिर c क्या होगा? नेगेटिव. देखो पहले लिखा क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी. स्मॉल mr डैश यानी cf फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. स्मॉल mr डैश c टाइम्स स्मॉल mr होगा अगर c पॉजिटिव है और c टाइम्स कैपिटल mr होगा अगर c क्या है? नेगेटिव. राइट. इस पॉइंट को अब आपने बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है. देखो मेरे पास एक फंक्शन है. फंक्शन का मैंने क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल mr और लीस्ट अपर बाउंड क्या है? कैपिटल mr. फाइन. मान लो f फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं मेरे पास. अभी हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस तुम्हें समझाने के लिए इसको समझो ध्यान से कि मान लो मेरा जो फंक्शन f है वो सिर्फ 4 वैल्यूज ले रहा है. वैल्यूज आर 1, 2, 3 एंड 4. राइट. क्या 4 वैल्यूज ले रहा है? 1, 2, 3 एंड 4. तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? 1 और लीस्ट अपर बाउंड क्या है? 4. ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और लेट अस टेक पहला केस ले रहे हैं कि जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो. लेट अस सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पहले वैल्यूज क्या थी? 1, 2, 3 एंड 4. अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 2, 4, 6 एंड 8. अब मुझे बताओ इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है अब नए फंक्शन का? दैट इज 2. ठीक है. नए फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 2 और पहले फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था 1. तो नए फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरे पास कैसे आया? जो पहले वाले फंक्शन के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करके. यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. इसी तरह अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड देखूं तो मेरे पास जो फंक्शन f है उसका लीस्ट अपर बाउंड 4 था
और जब मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो लीस्ट अपर बाउंड इज 8। तो अगर C पॉजिटिव होता है, जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें, अगर वो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कॉरस्पॉन्ड करता है और लीस्ट अपर बाउंड को ही कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है। अब दूसरा केस लो। लेट अस सपोज मैं अब किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं। लेट अस टेक C इज इक्वल टू -2। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली मेरी वैल्यूज थी 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यूज क्या हो गई? -2, -4, -6 एंड -8। अब इसकी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो क्या आएगा? -8 एंड लीस्ट अपर बाउंड इज -2। पोजीशन चेंज होगी। यू कैन सी -8 सबसे छोटा हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और -2 सबसे बड़ा है लीस्ट अपर बाउंड। तो -8 मेरे पास कैसे आया? जो पहले फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड था, क्या था? 4। 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है? अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है। समझ रहे हो? लीस्ट अपर बाउंड को जब हमने -2 या नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 था। 1 को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है, यानी क्रॉस होगा। जब आप नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस होगा। क्रॉस होने का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कॉरस्पॉन्ड करेगा लीस्ट अपर बाउंड को और लीस्ट अपर बाउंड कॉरस्पॉन्ड करेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। अब वही चीज हमने यहाँ लिखी है, देखो ध्यान से। अगर तो C पॉजिटिव है तो स्मॉल एम आर डैश कैसे आया? स्मॉल एम आर को C से मल्टीप्लाई करके। और अगर C नेगेटिव है तब स्मॉल एम आर डैश कैसे आया? कैपिटल एम आर को C से मल्टीप्लाई करके। तो अगर C पॉजिटिव है, स्मॉल एम आर से आपको एम आर डैश मिल रहा है। अगर C नेगेटिव है तो कैपिटल एम आर से स्मॉल एम आर डैश मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर है। अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड देख रही हूँ एम आर डैश, तो अगर तो C पॉजिटिव है तो इट इज C टाइम्स कैपिटल एम आर। लीस्ट अपर बाउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू लीस्ट अपर बाउंड। अगर C नेगेटिव है तो एम आर डैश किसके इक्वल है? C टाइम्स स्मॉल एम आर के। लीस्ट अपर बाउंड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये चीज हमने बड़े अच्छे से याद रखनी है। मेन अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट इस रिजल्ट में सिर्फ यही है कि अगर तो C पॉजिटिव है तो एम आर डैश विल बी C टाइम्स स्मॉल एम आर। अगर C नेगेटिव है तो एम आर डैश इज C टाइम्स कैपिटल एम आर एंड सिमिलरली फॉर द लीस्ट अपर बाउंड। अब फिर से हम पहले इसको लिखेंगे। अगर मुझे LCFP लिखना है तो क्या करना है? स्मॉल एम आर डैश को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी शैल टेक द समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, राइट? तो इसमें फिर से दो केस हो गए, अगर C पॉजिटिव, अगर C नेगेटिव। C पॉजिटिव के केस में एम आर डैश को C स्मॉल एम आर लिखा और C नेगेटिव के केस में हमने इसको लिखा C कैपिटल एम आर। C क्योंकि R पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम ले जाएंगे समीशन साइन के बाहर, जैसा हमने स्टेप में लिखा है। और समीशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर क्या है? LFP है। और समीशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर क्या है? UFP। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बना कि CF फंक्शन का लोअर सम LCFP इट इज इक्वल टू C टाइम्स LFP। अगर C पॉजिटिव है, इट इज इक्वल टू C टाइम्स UFP अगर C क्या है? नेगेटिव है। ठीक हो गया? LCFP का रिलेशन आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप अपर सम का रिलेशन लिखेंगे फॉर फंक्शन CF। UCFP क्या बनेगा? समीशन R वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डैश डेल्टा आर। और कैपिटल एम आर डैश के दो केस हमने ऊपर बनाए थे। अगर C पॉजिटिव है तो इट इज C टाइम्स कैपिटल एम आर। अगर C नेगेटिव है इट इज C टाइम्स स्मॉल एम आर। फिर से C बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? C टाइम्स UFP अगर C पॉजिटिव है और C टाइम्स LFP अगर C नेगेटिव है। तो मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो UCFP है इट इज C टाइम्स UFP अगर C पॉजिटिव है एंड इट इज C टाइम्स LFP अगर C नेगेटिव है।
तो अपर सम को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है अगर C पॉजिटिव, अपर सम लोअर सम को कॉरस्पॉन्ड करता है अगर C नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी शैल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड -1, तो यू हैव UCFP माइनस LCFP। तो जब C पॉजिटिव है तो क्या आएगा, C टाइम्स UFP माइनस C टाइम्स LFP, दैट इज C टाइम्स UFP माइनस LFP। और अगर C नेगेटिव है तो माइनस करके क्या आएगा, C टाइम्स LFP माइनस UFP। ये यहाँ पर लिखा है देखो, अगर C पॉजिटिव है तो आई हैव C टाइम्स UFP माइनस LFP, अगर C नेगेटिव है तो आई हैव C टाइम्स LFP माइनस UFP। और अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये आएगा माइनस C UFP माइनस LFP। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से समझो जो अब हम बोलेंगे। UFP माइनस LFP हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि अपर सम हमेशा लोअर सम से ज्यादा होता है, राइट। अब इसमें देखो, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है दोनों रिलेशंस की। एक जगह C है और एक जगह क्या है, माइनस C। C कब है, अगर C पॉजिटिव है, और माइनस C कब है, अगर C नेगेटिव है। तो याद करो ये किस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि if x is positive we write x, if x is negative we write minus x। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मॉड की, कि x एज इट इज रहता है अगर फंक्शन पॉजिटिव है और हम उसका नेगेटिव ले लेते हैं अगर वो नेगेटिव है, राइट, ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो ये हम अगर इन दोनों को सिंगल स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो ये बनेगा UCFP माइनस LCFP इज इक्वल टू मॉड C। क्या आ जाएगा, मॉड C UFP माइनस LFP, राइट। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप हमारा पूरा हो गया। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक पार्टीशन ली थी। पार्टीशन लेने के बाद हमने दोनों फंक्शंस के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेंशन किए। कौन से दोनों फंक्शंस के लिए, f के लिए और CF के लिए। फिर हमने फाइंड आउट करा UCFP माइनस LCFP। ठीक, अब देखो, क्योंकि हमें गिवन है कि मेरा फंक्शन f इंटीग्रेबल है, f इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल AB पर, तो for a given epsilon positive I can find a partition P such that UFP minus LFP is less than epsilon। हमने necessary and sufficient conditions में ये किया था। और यहाँ पर हमने क्या याद रखना है, लेस देन एप्सिलॉन नहीं लेना है, क्या लेंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ C। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आएगा UCFP माइनस LCFP is strictly less than mod C into epsilon by mod C। mod C से mod C कट गया तो what I am left with epsilon। और ये मेरे को प्रूव करता है that CF is integrable on closed interval AB। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर मुझे शो करना है इंटीग्रल A to B CF dx is equal to C times इंटीग्रल A to B F dx के C को हम इंटीग्रल साइन के बाहर ले जा सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दैट रिजल्ट। अब देखो, क्योंकि CF फंक्शन इंटीग्रेबल है तो फंक्शन की इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल होती है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया कि इंटीग्रल A to B CF dx इज सेम एज इट्स अपर इंटीग्रल। ठीक है, और अपर इंटीग्रल क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम्स। तो यहाँ आ गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ UCFP अवर ऑल द पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, अब देखो UCFP के हमने दो केस बनाए थे। अगर C पॉजिटिव है तो इट इज C टाइम्स UFP, अगर C नेगेटिव है तो इट इज C टाइम्स LFP, वो लिख लिया। फिर हम चाह रहे हैं कि C को हम इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बाहर ले जाएं, तो फिर से वही रिजल्ट लगेगा। अगर C पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, अगर C नेगेटिव है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल कॉरेस्पॉन्ड टू लीस्ट अपर बाउंड। तो वही देखो अगले स्टेप पे हमने किया, हम इस C को बाहर ले गए। तो अगर तो C पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही रहा, अगर C नेगेटिव है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जगह क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड।
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब इसे देखो, व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम्स? दैट इज अपर इंटीग्रल। तो ये है एफ फंक्शन का अपर इंटीग्रल, जिसको हमने अगले स्टेप में a टू b बार एफ डी एक्स से रिप्लेस कर दिया। और ये LUB लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स, और लोअर सम्स का लीस्ट अपर बाउंड इज लोअर इंटीग्रल, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया लोअर इंटीग्रल से। लेकिन f फंक्शन इंटीग्रेबल है, और क्योंकि f इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल या अपर इंटीग्रल दोनों ही किसके इक्वल होंगे? इंटीग्रल के। फाइन, तो चाहे c पॉजिटिव है चाहे c नेगेटिव है, इन एनी केस ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, किसके इक्वल? c टाइम्स इंटीग्रल a टू b f डी एक्स की। फाइन, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f और g दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है? इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल प्रोडक्ट हमें प्रूव करना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शंस इज आल्सो इंटीग्रेबल। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज प्रूव करेंगे कि अगर दोनों फंक्शंस इंटीग्रेबल हैं तो वो बाउंडेड जरूर होंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है या फिर इंटरवल फाइनाइट नहीं है, तब हम उस फंक्शन की रीमान इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते। तो जब भी हम कहते हैं फंक्शन इंटीग्रेबल है तो वो हमेशा बाउंडेड होता ही होता है। तो पहले स्टेप पे हम ये प्रूव करेंगे कि एफ जी इंटीग्रेबल होने से पहले एफ जी एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि अगर एफ जी बाउंडेड होगा तभी हम पढ़ सकते हैं कि वो इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे that fg is an integrable, sorry, fg is a bounded function. So let us start that. क्योंकि f और g इंटीग्रेबल हैं, being इंटीग्रेबल they themselves are bounded, दोनों बाउंडेड हैं। बाउंडेड हैं तो हमने दोनों के लिए सेम बाउंड एज्यूम कर लिया, एंड दैट वी कैन ऑलवेज डू। ठीक है, हमने क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव सच दैट mod of fx भी लेस देन इक्वल टू k है, and mod of gx is also less than equal to k for every x belonging to closed interval a b। ठीक है, अब ये देखो, एफ जी फंक्शन को हमने बाउंडेड प्रूव करना था। एफ जी ऑफ एक्स मॉड अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, और मॉड प्रोडक्ट की है तो उसको हम सिंपली सेपरेट कर सकते हैं। इट इज मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ जी एक्स, और मॉड ऑफ एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू के, mod gx is also less than equal to k into k is k square. So what I have that fgx mod is less than equal to k square for every x belonging to closed interval ab, and this means fg is a bounded function on closed interval ab। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहला स्टेप हो गया, हमने प्रूव कर दिया फंक्शन बाउंडेड है। अब हम आगे चलेंगे, वी शैल शो द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। उसके लिए हम सबसे पहले एक पार्टीशन बनाएंगे। कंसीडर ए पार्टीशन P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x नॉट, x1 एंड so on xn इज इक्वल टू B ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। फाइन, फिर अब मेरे पास तीन फंक्शंस हो गए। कौन कौन से तीन फंक्शन? एक f है, दूसरा g है, और तीसरा कौन सा है? fg, दोनों की प्रोडक्ट। तो हम तीनों के लिए बाउंड्स एज्यूम करेंगे। लेट्स mr डैश, स्मॉल mr डबल डैश एंड स्मॉल mr, these be greatest lower bounds for function f, for function g and for function fg respectively on rth सब इंटरवल। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल mr डैश, कैपिटल mr डबल डैश and capital MR. These are least upper bounds of F, G and FG respectively on Rth subinterval। ठीक है, अब ये स्टेप्स अगले आपने याद रखने हैं। देखो कैसे करना है। हमने क्या करा, Rth सब इंटरवल में कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए, एक x डैश और दूसरा x डबल डैश। ठीक है,
हमने क्या करना है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। इस डिफरेंस को एफ जी की वैल्यू एक्स डबल डैश पे माइनस वैल्यू ऑफ एफ जी एट एक्स डैश, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स डबल डैश इंटू जी ऑफ एक्स डबल डैश, और माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इंटू जी ऑफ एक्स डैश। इसमें हम एक टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। किस टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है, एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डबल डैश को। एक चीज यहाँ समझ लो कि जो टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, इसको आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एक फंक्शन के साथ सिंगल डैश लगाना है और दूसरे के साथ डबल डैश, यानी यहाँ पर जैसे मैंने अब सब्ट्रैक्ट क्या किया है, क्या सब्ट्रैक्ट करा है, एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डबल डैश, और उसी को ऐड भी किया। हम इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स डबल डैश जी ऑफ एक्स डैश को भी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते थे, हार्डली मैटर, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली याद नहीं करना कि हमें किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ एक ही याद रखना, एक के साथ सिंगल डैश का लगाना है, दूसरे के साथ डबल डैश, राइट। अब पहली दो टर्म्स इकट्ठा कर दो, पीछे की दो टर्म्स हम इकट्ठा कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, जी ऑफ एक्स डबल डैश कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एफ ऑफ एक्स डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डैश, ठीक है। इसी तरह पीछे की दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, एफ ऑफ एक्स डैश, तो एफ ऑफ एक्स डैश कॉमन, अंदर रह गया जी ऑफ एक्स डबल डैश माइनस जी ऑफ एक्स डैश। फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करोगे, a प्लस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, और साथ ही हमने इन दोनों प्रोडक्ट टर्म्स को भी सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कहेंगे, इस नोट को पहले पढ़ लो, फिर हम अगला स्टेप लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, अगर एक फंक्शन f बाउंडेड है, बाउंड्स क्या लिए, स्मॉल m एंड कैपिटल M ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर मैं फंक्शन की वैल्यू लिखकर डिफरेंस लूं तो वो हमेशा किससे छोटा होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m से, क्योंकि किसी भी फंक्शन की वैल्यूज के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू माइनस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, यही मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस फंक्शन की वैल्यूज के बीच में हो सकता है। तो वही लिख रहे हैं कि फंक्शन की दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पर अगर हम वैल्यू लिखें तो उसका जो मॉड है, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हो और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम, तो इसलिए मॉड लिया यहाँ पर, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, राइट। और इसी से हमारे पास आता है कि इस तरह के डिफरेंसेस का अगर हम सुप्रीमम लिखेंगे यानी लीस्ट अपर बाउंड लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है। अब इस नोट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ये मैंने f फंक्शन की वैल्यू लिखी है कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पर rth सब इंटरवल में, तो ये जो डिफरेंस है इट विल बी लेस देन इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू f की माइनस सबसे छोटी वैल्यू f की, और rth सब इंटरवल पर f फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू हमने अज्यूम की थी कैपिटल MR डैश और सबसे छोटी वैल्यू अज्यूम की थी स्मॉल MR डैश, तो इट इज लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, MR डैश माइनस स्मॉल MR डैश। और इसी तरह से जो सेकंड वाले में g फंक्शन का डिफरेंस है तो ये किससे छोटा होगा, कैपिटल MR डबल डैश माइनस स्मॉल MR डबल डैश से, और साथ ही हम ये यूज करेंगे कि g और f फंक्शन की वैल्यूज किससे छोटी थी, k से, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू k। अल्टीमेटली मेरे पास आया कि एफ जी की वैल्यू एक्स डबल डैश पे माइनस एफ जी की वैल्यू एक्स डैश पे, इसका अगर हम मॉड लेंगे इट इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश प्लस के टाइम्स कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ देखो इस साइड में एक्स डैश और एक्स डबल डैश का रोल खत्म हो गया, कहीं पर नहीं आ रही है, तो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज होल्डिंग फॉर
any two arbitrary values in that interval Rx interval। तो अगर इस तरह के सभी डिफरेंस इस क्वांटिटी से छोटे हैं तो इन डिफरेंसेस का जो सुप्रीमम है वो भी इससे छोटा होगा। और मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दीज डिफरेंसेस, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। और एफ जी फंक्शन के लिए कैपिटल एम था कैपिटल एम आर और स्मॉल एम की जगह है स्मॉल एम आर। So this is ultimately I get कि capital MR minus small mr is less than equal to k times capital MR dash minus small mr dash plus k times capital MR double dash minus small mr double dash। फिर हम थ्रू आउट क्या करेंगे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी शैल टेक समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज अपर सम माइनस लोअर सम। ये फंक्शन किसके लिए है, एफ जी के लिए। दिस इज अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ एंड दिस इज अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन जी। यहाँ पर एक चीज मिस लिखना मेरी रह गई, लिख लीजिए ना, यहाँ पर क्या लिखना रह गया है, डेल्टा आर। तो इसको यहाँ पर आपने याद से लिख लेना है, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा आर आएगा। ठीक है, तो व्हाट आई अल्टीमेटली गेट दिस टर्म। ठीक, अब हम यूज करेंगे कि मुझे गिवन था कि एफ और जी फंक्शंस दे आर इंटीग्रेबल। अगर इंटीग्रेबल हैं तो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव आई कैन फाइंड अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन, किससे छोटा बनाना है, एप्सिलॉन बाय 2k से। इसी तरह से यू जी पी माइनस एल जी पी भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे ओवरऑल ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी चाहिए। अगर ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी चाहिए तो दोनों टर्म्स की कंट्रीब्यूशन एप्सिलॉन बाय 2 से कम होनी चाहिए। के यहाँ पर ऑलरेडी था, अगर ये टर्म एप्सिलॉन बाय 2k से छोटी हो गई तो k से k कट जाएगा, क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली फॉर दिस टर्म आल्सो, फाइन। तो हमने क्या किया, क्योंकि एफ और जी इंटीग्रेबल है तो हमने उसके ऑसिलेटरी सम को कंट्रोल कर लिया कि किससे छोटा ऑसिलेटरी सम बना रहे हो, एप्सिलॉन बाय 2k से छोटा। ठीक हो गया, तो व्हाट आई गेट, कंबाइन करके यू एफ जी पी माइनस एल एफ जी पी इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2k प्लस k टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2k। तो व्हाट आई गेट अल्टीमेटली इट इज लेस देन एप्सिलॉन and this means the function fg is integrable. So the result is proved. The converse of this result need not be true. Converse क्या बनेगा इसका कि अगर एफ जी इंटीग्रेबल है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एफ और जी भी इंटीग्रेबल होंगे। लेट अस सी दैट। मान लो मैंने फंक्शन क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया। अगर एक्स रैशनल है तो इट इज 1, अगर एक्स इरेशनल है तो इट इज -1। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर रैशनल और इरेशनल पर फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है तो वो फंक्शन कहीं पर भी इंटीग्रेबल नहीं होता किसी भी इंटरवल में। ठीक है, तो एफ इज नॉट अ इंटीग्रेबल फंक्शन। सिमिलरली जी ऑफ एक्स में हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज इंटरचेंज कर देना। रैशनल में वैल्यू -1 ले लो और इरेशनल में वैल्यू +1 ले लो, सिंपली यू इंटरचेंज द वैल्यूज। तो जी भी फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, दोनों ही फंक्शन कहीं पर या ए बी इंटरवल में इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, अगर x रेशनल है तो डेफिनेशन बनेगी 1 इंटू -1 यानी -1। अगर x इरेशनल है तब भी बन गई -1 इंटू 1 अगेन -1। तो चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है एफ जी इज ऑलवेज -1। तो आई कैन राइट इट एज दैट एफ जी एक्स इज -1 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। और ये बन गया एक कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल, राइट। तो ये आ गया आपके पास। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास कंपल्सरी पार्ट में पूछा जा सकता है कि शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस मे बी इंटीग्रेबल when given functions are not integrable। बिल्कुल सेम एग्जांपल आपकी चल जाएगी अगर मुझे ये दिखाना हो कि sum of two functions may be integrable but neither of the functions is integrable। सेम फंक्शन देखो f और g इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन मैं अगर f प्लस जी फाइंड आउट करूं तो रैशनल में 1 और -1
क्या सम बनेगा 0। इरेशनल के लिए भी सम क्या बन जाएगा 0। तो f plus g function will become 0 for every x belonging to R. Again it becomes a constant function and therefore integrable. ठीक है, तो ये हमने छोटे वाले रिजल्ट्स को याद रखना है कंपल्सरी पार्ट के लिए। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, जितनी प्रॉपर्टीज हमने कर ली उनको अच्छे से लर्न करो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इनको लिखना है। लिखे बगैर ही आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं बनेगी। सो यू शुड राइट देम। और आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है व्हेन वी राइट, तो उसको बहुत बेटर वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट फिर भी जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप या किसी भी थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इस चीज़ों को कर लेना है। कोई आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ओके।